नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आज हम लोकसभा चुनाव 2024 को केंद्र में रखकर बात करेंगे हर हाल में मतदान करने की। और हर हाल में मतदान इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि देश भर में मौसम का मिजाज गर्म होता जा रहा है। क्या आप जानते हैं 2009 यानी कि 15वीं लोकसभा 5 चरणों में इसमें लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए थे। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 71.7 करोड़ से अधिक थी। मतदान प्रतिशत उस समय लगभग 58% रहा था। 2014 की बात करें तो 2014 यानी कि 16वीं लोकसभा 9 चरणों में चुनाव संपन्न हुए थे। 81.45 करोड़ वोटर्स ने मतदान किया था। कुल मतदान 67% रहा था। बात करें 2019 यानी 17वीं लोकसभा की 7 चरणों में चुनाव करवाए गए थे। 90 करोड़ मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया था। मतदान लगभग 70% के आसपास रहा था। 2024 यानी 18वीं लोकसभा 7 चरणों में चुनाव करवाए जा रहे हैं। लगभग 97 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं। 2019 की तुलना में तकरीबन 23.3% मतदाता ज्यादा हैं। जी हां, पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे दो विशेषज्ञ मेहमानों से। प्रोफेसर रविंद्र कुमार गुप्ता, प्रिंसिपल पीजीडीएवी कॉलेज सांधी हमारे साथ मौजूद हैं। ओपी रावत, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार, भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। और ताली होनी चाहिए यहां पर स्टूडेंट्स के रूप में मौजूद जनता जनार्दन के लिए भी। रावत जी, आप तो चुनावी प्रक्रिया के बहुत अहम अंग रहे हैं, बहुत करीब से देखा है आपने इस प्रक्रिया को। लगातार हम देख रहे हैं 51-52 से जो सिलसिला शुरू हुआ आम चुनाव का, वो एक गति पकड़ चुका है और बहुत विस्तृत इसका जो स्वरूप हो गया है। अब जब हम लोग एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से दो चार हो रहे हैं, मौसम अंगड़ाई ले रहा है, तो किस तरीके की तैयारियां चुनाव आयोग किया करता है? हर बार किया करता है या फिर इस बार की बात करें तो इस बार कुछ विशेष तैयारियां आपको नजर आ रही हैं क्या? हर बार ही चुनाव आयोग तैयारी करता है। जो भी चुनौतियां वो सोचता है कि ये हमारे सामने आएंगी, उन सब चुनौतियों से पूरी तरह से निपटने के लिए जो भी व्यवस्थाएं जरूरी होती हैं, चुनाव आयोग हमेशा उनको पहले से बना लेता है, तैयार कर लेता है। इस बार जो उन्होंने चुनौतियां देखी, उसमें पहला तो उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा गर्मी हो सकती है, क्योंकि जून तक जा रहा है, 1 जून तक जा रहा है पोलिंग। तो उन्होंने उसके लिए ORS पाउडर, इलेक्ट्रल पाउडर, ये सब पोलिंग पार्टीज को देने का रखा है, पोलिंग स्टेशन पर रखने का रखा है, शेड की व्यवस्था करने का, पानी की व्यवस्था करने का रखा है। जो अति वृद्ध हैं, जो 85 ईयर्स एंड अबव हैं, उनको घर पे जाके वोट डलवाने की व्यवस्था भी उन्होंने की है। मेडिकल टीम्स की भी व्यवस्था की है, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की है कि अगर किसी को अचानक हीट स्ट्रोक हो जाए तो उसको तुरंत इवैक्यूएट करके इलाज मिल जाए। इस तरह की सभी व्यवस्थाएं उन्होंने की हैं। वोटरों को बाहर निकालने के लिए भी उन्होंने सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन प्रोग्राम में काफी जोर दिया है और बहुत अच्छे एडवर्टीजमेंट और दूसरी चीजें बनाई हैं ताकि वोटर घर से निकले और पार्टिसिपेट करे इस चुनाव के उत्सव में। रविंद्र जी, यहां पर बात की जा रही है कि चुनाव आयोग ने क्या कुछ तैयारियां की हैं इस तरीके के मौसम से जो है पार पाने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारी जो व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जिसमें आपको धूप, गर्मी, सर्दी सब कुछ उसका सामना करना पड़ता है, लेकिन वहां पर आप पलायन नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते। लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहाना बनाते हैं मौसम का। तो क्या आपको लगता है कि मौसम एक ऐसी चुनौती है जो किसी को मतदान करने से रोक सकती है? मैं कहना चाहूंगा प्रतिबिंब जी कि सबसे बड़ा कारक किसी काम को करने ना या ना करने का वो है
इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और मन की सोच। मन में यदि हमने ठान लिया कि वोट डालने जाना है, तो मौसम, सुविधा है या नहीं, इस तरह की बातें ये तो केवल सेकेंडरी बातें हैं। आप मुझे बताइए कि यदि एयरपोर्ट पर मुझे ऑड टाइम्स में पहुंचना है, 2-3 बजे, या स्टेशन पर पहुंचना है, तो हम क्या नहीं टाइम पर पहुंचते? तब मौसम कोई कारक नहीं बनता, बाधक नहीं बनता। ये सब बच्चे सामने बैठे हैं, एग्जाम देने पहुंचना होता है, तेज बारिश आ रही है, गर्मी है, सर्दी है, फिर भी वहां पहुंचते हैं ना, क्योंकि वहां पर हमारे अंदर एक ये इच्छा है, संकल्प है कि मैंने उस काम को करने के लिए वहां पर पहुंचना ही है। जब तक हमारे अंदर यह भाव नहीं आएगा कि वोट डालना भी इसी प्रकार का एक काम है, काम ही नहीं है, बल्कि जैसे कहा जाता है कि वोटिंग इज ए राइट, मैं कहता हूं कि राइट तो है, अधिकार तो है। अधिकार के समय हम कह सकते हैं भाई मेरी मर्जी, मैं अधिकार का उपयोग करूं या ना करूं, लेकिन मैं कहता हूं अधिकार के साथ साथ यह एक कर्तव्य भी है। कर्तव्य में कोई ऑप्शन नहीं होती, और ऑप्शन नहीं है तो इसलिए उस कर्तव्य को, उस ड्यूटी को, उस फर्ज को पूरा करना ही है। मौसम और बाकी चीजें तो बहाना है, एक बार मन में ठान लिया तो सब चीज पूरी होती ही है और होनी ही चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो पहली बार वोट डालने वाले होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स हैं क्या? और दूसरा जो यहाँ पर रविंद्र जी ने कहा है कि ये बहाना नहीं चलेगा, ये परम कर्तव्य है, परम कर्तव्य तो आपको निभाना ही होगा। आप यंगस्टर्स हैं और जो है पूरा देश जो है आपकी तरफ देख रहा है, विकसित भारत बनाने का जो संकल्प हमने लिया है वो आप ही के द्वारा सिद्ध होगा। तो आप लोग मतदान को क्या कुछ मानते हैं? वोटिंग राइट्स मानते हैं या आपको लगता है कर्तव्य है? तो मेरे को ऐसा लगता है कि वोटिंग हमारे राइट्स भी हैं, प्लस साथ में हमारी ड्यूटीज भी हैं। जब हमको कुछ राइट्स मिलते हैं तो उसके साथ साथ ड्यूटीज भी होती हैं हमारी। तो अगर हमको ये राइट दिया गया कि हम अपनी गवर्नमेंट चुन सकते हैं, तो हमारी ड्यूटी भी होनी चाहिए कि हमको वोटिंग भी करनी ही चाहिए। क्योंकि हम बाद में एक्सक्यूज देते हैं कि ये गवर्नमेंट ऐसी हो गई है, बट जब वोटिंग का टाइम आता है तो हम में से ही कुछ लोग माइग्रेट कर जाते हैं या फिर जाते नहीं हैं देने किन्हीं कारणों की वजह से, एंड देन रीजन ये हो जाता है कि हम देने नहीं जा पाए, उस वजह से ऐसी गवर्नमेंट आ गई। बट एटलीस्ट हमको सारे रीजंस को असाइड करके वोट करने जरूर जाना चाहिए। वोटिंग हमारा राइट है, प्लस हमारी ड्यूटी भी है। इधर अभी मैं कहना चाहूंगा कि भारत में ये हमारा अधिकार है। बात कर्तव्य की करते हैं तो अभी ये कर्तव्य संवैधानिक रूप से यदि हम इसे अनिवार्य मतदान कर दे, जैसे अन्य देशों में है, सिंगापुर में है, यदि आप मतदान करने नहीं जाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होती है या आपके जो मत अधिकार है उससे संबंधित कुछ एक्शन भी लिए जाते हैं। तो क्या ऐसा भारत में भी किया जा सकता है? क्योंकि हमारे साथ पूर्व चुनाव आयोग महोदय जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे भी ये पूछना चाहूंगा और इसके बारे में अपनी जानकारी बढ़ाना चाहूंगा कि क्या भारत में भी अनिवार्य मतदान कर देना चाहिए? ओपी रावत जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, बार बार ये कहा जाता है और ये कई बार डोमेन में आता भी है और चर्चा का विषय भी बनता है कि क्या भारत में भी चुनावों को या फिर वोटिंग राइट्स को जो है अनिवार्य कर देना चाहिए? क्या इस तरफ भी कुछ ध्यान है क्या इलेक्शन कमीशन का? इलेक्शन कमीशन और राजनीतिक दल और सभी लोगों ने इसके बारे में काफी विचार विमर्श किया है, देखा है, और उन देशों का भी अध्ययन किया है जहां वोटिंग कंपलसरी की गई है कि जो लोग वोट नहीं डालेंगे उनको सजा मिलेगी, पेनलाइज किया जाएगा। तो उसमें यह पाया गया कि जहां कंपलसरी वोटिंग है, मैंडेटरी वोटिंग है, और जिसके बाद जो नहीं जाते हैं वोट डालने उनको सजा दी जाती है, पेनलाइज किया जाता है, वहां पर भी वोटिंग परसेंटेज जो है वो कोई बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं रहता है। कुछ जगह तो सिर्फ 80-81% ही होता है, जबकि हमारे कई स्टेट्स में, वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में, इन सब जगह कई जगह 90% पोलिंग होती है बिना कंपलसरी किए हुए भी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ कंपलसरी करने का अभी इस तरह का माहौल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मजदूर वर्ग जो किसी संगठित क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, जिनको इस तरह की छुट्टी भी नहीं मिलती है, जो कि संगठित क्षेत्र में छुट्टी दी जाती है पोलिंग के दिन, वो छुट्टी नहीं मिलती है, वो उनको काम की स्थल से पोलिंग स्टेशन तक जाना दुरूह होता है। तो ऐसे में कंपलसरी करने पर इन्हीं लोगों को बेचारों को सजा देनी पड़ेगी कि तुमने वोट डालने का काम नहीं किया। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों में राय ये बनी कि अभी फिलहाल अपने यहाँ वोटिंग कंपलसरी करने का समय नहीं है। जी,
क्योंकि हम उस चरण में बात कर रहे हैं जब एक बड़ा चंक अभी हमारा आम चुनाव का बाकी है, तो जो मौसम की चुनौती सामने आ रही है रावत जी, उससे निपटने के लिए आपने बताया तो कि क्या क्या मेजर्स लिए हैं, क्या क्या कदम उठाए गए हैं फौरी तौर पर, लेकिन उसके अलावा क्या कुछ और किया जाना चाहिए जिससे जो है मतदान प्रभावित ना हो और जो एक्सरसाइज लगातार चुनाव आयोग की टीम कर रही है वो फलीभूत हो कहीं ना कहीं? देखिए, चुनाव आयोग अकेले का इसमें जो योगदान है और जो उनके उपाय हैं वो अकेले जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। लेकिन जैसे इस बार आपने देखा होगा कि जो यंगस्टर्स हैं जो इस बार 18 साल के हुए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट ही करीब 40% का ही हुआ है। जो पहले 80-90% हो जाता था एनरोलमेंट, तो एनरोलमेंट ही नहीं हुआ। और उसी हिसाब से पोलिंग परसेंटेज भी अगर देखें तो फर्स्ट फेज के हिसाब से काफी कम रहा है। तो उसमें कई और कारण भी होते हैं। इलेक्शन कमीशन के प्रयास एक तरफ हैं, लेकिन बहुत से और कारण भी होते हैं। जैसे अखबारों में निकला फर्स्ट फेज के बारे में कि साहब कंप्लेसेंस आ गई। जैसे जो रूलिंग आउटफिट है उसके वर्कर्स ने, उसके वोटर्स ने सोचा कि वैसे ही 400 पार है तो हमारे जाने की अब कोई जरूरत नहीं है, अपना आराम करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है। और दूसरा, जो अपोजिशन के लोग हैं उनके लोगों ने ये सोचा कि भाई वैसे भी मुश्किल है जीतना, तो चलो वोट डालने कौन चाहे। तो इस तरह की बातें भी बहुत असर करती हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रख के राजनीतिक दलों की तरफ, दूसरे स्टेक होल्डर्स की तरफ भी हमारा ध्यान रहना चाहिए और जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी प्रभावित करना चाहिए कि भाई सारे लोगों की वोटिंग में भागीदारी हो सके। इसके लिए आप इन चीजों से परहेज करिए और इन चीजों को बढ़ावा दीजिए। मेरा यह प्रश्न है कि जैसे हम लोग या इलेक्शन कमीशन रिमोट वोटिंग के लिए क्या कर रही है। जैसे जो हम स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट राज्यों से यहाँ आकर पढ़ाई कर रहे हैं, या कई लोग हैं जो पलायन करते हैं जॉब के लिए दिल्ली जैसे शहरों, मुंबई जैसे शहरों में, हम लोग अपनी वोटिंग राइट कैसे वहाँ पे मतलब दे पाए। हम वोट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम यहाँ बाहर पढ़ रहे हैं, कई लोग यहाँ बाहर जॉब कर रहे हैं, तो हम लोग के पास वोटिंग राइट होते हुए भी हम लोग उसे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं जी। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन क्या कर सकती है? जी नमस्कार, मेरा नाम कृति प्रजापति है। मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की छात्रा हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय देश में 2 प्रकार के आईपीएल चल रहे हैं, एक क्रिकेट का और एक राजनीति का तो चल रहा है। लेकिन हम क्रिकेट के आईपीएल की बात करें तो उसमें देश के युवाओं की दिलचस्पी बहुत ज्यादा नजर आती है, वहां पर आप भीड़ भी बहुत ज्यादा देखते हैं। लेकिन राजनीति की बात करें तो राजनीति में ऐसा लगता है कि देश के युवाओं की दिलचस्पी बहुत कम है। और अभी हम पहले चरण के मतदान की बात करें तो पहले चरण का मतदान भी काफी कम रहा और स्थिति ये रह गई कि नागालैंड के 6 पोलिंग बूथ्स पर एक भी वोट नहीं डाला गया। और साथ ही आज एक चुनौती ये भी है डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पर जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है एआई के डीप फेक वीडियोस के तहत, और वोटर्स को गुमराह करने की, डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है, और खास करके वो वोटर्स जो कि कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि एक लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में वोटर हमेशा जागरूक रहे और वोटिंग परसेंट को कैसे बढ़ाया जाए? मुझे उत्तर देना। सर, आपने दोनों सवाल सुन लिए होंगे। हाँ, देखिए क्या है कि वोटिंग के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है, कम से कम 10 घंटे तो लगते ही हैं। तो इसलिए 10 घंटे आप शाम को करेंगे तो बहुत देर रात हो जाएगी। तो पूरे दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक या शाम को 7 बजे तक कर देने से आप, जो उनको शाम पसंद है वो शाम को वोट दे सकते हैं, जिनको सुबह पसंद है वो सुबह दे सकते हैं, और जो लोग बीच में हैं वो बीच में भी दे सकते हैं। इस तरह से सारे लोगों को सुविधाजनक ढंग से वोट डालने की व्यवस्था हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें टाइम चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि आईपीएल एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट है, उसकी बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि है और उसमें कॉमर्शियल इनपुट भी है। तो इस तरह से वो अपना शो चला सकते हैं जैसे भी उनको चलाना है। लेकिन इलेक्शन जो है ये गंभीर देश निर्माण की दिशा में और लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में किए जाने वाला प्रयास है। इसमें पूरे दिन ही वोटिंग के लिए खुला रखना उचित लगता है। बाकी जो दूसरी चीजें हैं, फेक न्यूज है, फेक वीडियोस हैं, एआई है, दूसरी चीजों का असर है, सोशल मीडिया में वायरल होने का असर है, इन सब चीजों पर इलेक्शन कमीशन का पूरा ध्यान है। उन्होंने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एग्रीमेंट किया हुआ है
कि कोई भी ऑब्जेक्शनेबल चीज आने पर उसको तुरंत पॉइंट आउट करने पर हटा दिया जाएगा। जो एआई संबंधित चीजें हैं उनके बारे में जो भी इलेक्शन ऑफिशियल आपको फीडबैक देते हैं उसके अनुसार कार्रवाई कर ली जाएगी। तो ये व्यवस्थाएं तो इलेक्शन कमीशन ने की हुई हैं, लेकिन एनरोलमेंट जैसी प्रक्रिया जिसके लिए इलेक्शन कमीशन इतना प्रचार करता है, इतना इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब चलाए हुए हैं कॉलेज में, स्कूलों में, और उसमें भी अगर आप देखें कि इतना कम उत्साह रहा कि इस बार सिर्फ 40% युवाओं ने जो 18 साल के कुल हुए हैं उनमें से सिर्फ 40% ने एनरोल किया है, तो ये थोड़ा सोचनीय विषय है, इस पर हमें ध्यान देना होगा। जी, एक सवाल जो था दूसरे बच्चे का कि अगर मैं अपने घर पर नहीं हूं जहां पर मेरा वोट बना हुआ है, अगर कहीं और किसी स्थान पर हूं तो कुछ विकल्प दे सकते हैं क्या हम लोग? उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने विकल्प बनाया है, रिमोट वोटिंग मशीन, जो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, एनआरआईज के लिए, और जो इस तरह के बच्चे हैं जो बाहर कहीं जाते हैं एग्जाम देने या किसी उसको जो कि पोस्टपोन नहीं हो सकता, तो उसके लिए उन्होंने रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप बनाकर डेमोन्स्ट्रेट किया है ऑल पार्टी मीटिंग में। लेकिन अभी ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को उसमें संदेह है, उसकी एफिकेसी में विश्वास नहीं जमा है, तो अभी उन्होंने कहा कि साहब इसे अभी नहीं लागू करिए, अभी इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। जब भी सहमति हो जाएगी और जब भी ये लागू होगा तो उससे ये हो सकेगा कि जहां पर भी आप हैं उस समय वहां के लिए आप रजिस्टर करा लेंगे तो आपका वोट वहां डाला जा सकेगा और काउंट भी हो सकेगा। वो सुविधा काफी बड़ी होगी, क्योंकि अपने गरीब लोग जो है फसल काटने के लिए पंजाब हरियाणा की तरफ चले जाते हैं, लगभग 5 से 7 करोड़ लोग ऐसे हैं, बहुत बड़ा चंक है, तो उनको भी वोट डालने की सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि वो इतना किराया नहीं लगा सकते कि पोलिंग स्टेशन तक आए। इसी तरह से अपना जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, एनआरआईज, जो वहां से पैसा भेजते हैं, जिससे हमारा $600 बिलियन से भी ज्यादा फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन करेंसी रिजर्व हो गया है, वो लोग भी वोट नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि उन्हें वहां से बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके टिकट लेके आना पड़ता है यहाँ और फिर वोट डालना पड़ता है। तो ऐसे सभी तबकों के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज होगी, और ये मुझे लगता है धीरे धीरे डेवलप करके इसको सारी पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति से लागू किया जाना चाहिए। जी रविंद्र जी, ये यहाँ पर इतनी कवायद लगातार चुनाव आयोग को करना पड़ता है, सारे कर्मचारी हम लोग, चूंकि हमारी टीम जा रही है चुनाव आयोग के साथ टाई अप करके अलग अलग उन क्षेत्रों में जहां पर 4-5 लोग भी रह रहे हैं या एक व्यक्ति भी है, उसके लिए भी वहां पर पोलिंग बूथ बनाया गया है, अपनी तरफ से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन क्या ये प्रयास कम हो सकते हैं अगर शिक्षा के साथ अगर वोटिंग के अधिकार को जोड़ दिया जाए, मतलब कि शिक्षा में लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाई जाए कि क्यों जरूरी है मतदान करना, मतदान कैसे करना चाहिए। अगर ये शिक्षा से जुड़ जाए तो बहुत सारी कवायद क्या बच सकती है चुनाव आयोग। आपने बहुत ठीक कहा जी। मैं जानकारी के तौर पर बताना चाहूंगा कि कॉलेज में भी हमने एक इलेक्टोरल कैंपेन सोसाइटी बनाई हुई है, जिसके माध्यम से हम सभी बच्चों में ये अवेयरनेस करते हैं कि बच्चों, यह कोई छुट्टी का दिन नहीं है, यह कोई पिकनिक मनाने का दिन नहीं है, यह आपको वोट डालने का दिन। यानी मैं तो इस बात को इस तरह से भी जोड़ता हूं कि जो देशभक्ति नापने के अलग अलग पैमाने हैं, उनमें से एक पैमाना यह भी होना चाहिए कि आप वोट डालने गए या नहीं गए। बाकी 364 दिन आपने क्या किया, लेकिन 365वें दिन वोट डालने नहीं गए तो शायद मेरे मन में डाउट आएगा आपकी देशभक्ति पर भी। तो देशभक्ति के साथ भी इसको जोड़ा जाना चाहिए, कर्तव्य के साथ भी जोड़ा जाना चाहिए। बच्चों को इसके लिए कैसे हम परसुएशन करें, मोटिवेट करें, अवेयर करें, और यह सारी चीजों के साथ साथ देखिए, कोई भी काम कब वो एग्जीक्यूट होता है, जब हमारा उस काम के लिए कमिटमेंट या लगाव पैदा होता है। एक क्रिकेटर सवेरे से शाम तक प्रैक्टिस करता है, उसको कोई थकान महसूस नहीं होती, उसे कोई गर्मी नहीं सताती। कोई पढ़ने वाला बच्चा सवेरे से शाम तक पढ़ाई करता है, उसको कोई पढ़ने से थकान नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस काम के साथ वो अपना लगाव महसूस करता है। तो यह वोट डालने के काम में भी यह मेरा व्यक्तिगत काम नहीं, बल्कि देश का काम है, और देश मेरे से ऊपर होता है, इसलिए मुझे वोट डालना ही है। यह भाव, यह भावना हम बच्चों के अंदर आए। इस तरह के अनेक प्रकार के कार्यक्रम कॉलेज स्तर पर करते रहते हैं, शिक्षा के स्तर पर भी होने चाहिए, और तो निश्चित रूप से वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। जी, यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके क्या भाव हैं मतदान को लेकर, और जान लेते हैं। जी जल्दी से। नमस्कार सर, मेरा नाम किशन आनंदम, अंबेडकर यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ सर। सर मेरा एक प्रश्न है सर कि
जो आजकल का जो मेन कंसर्न है आपका इन्वायरमेंट सर, जैसे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो परिस्थिति बहुत बदल रही हैं, नेचर बहुत आपके चेंज हो रहा है सर, तो जो इलेक्शन मैनिफेस्टो निकल रहा है पार्टीज का सर, तो उसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की बात है या नेचर की बात है सर, वो कहाँ विलुप्त हो गया है सर? नहीं, देखिए ये एक दूसरा विषय आ गया कि आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। बात यह है कि हमें वोट डालना है नहीं डालना। तो वोट डालने ना डालने में मैनिफेस्टो आप किस पार्टी को देते हैं वोट, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है आप घर से निकलते हैं वोट डालने के लिए या नहीं, पोलिंग बूथ के अंदर जाकर आप क्या डिसीजन लेते हैं, यह आज मुझे लगता है चर्चा का विषय नहीं है जो आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम स्वयं वोट डालने जाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें, अपने पहचान के लोगों को, अपने मित्रों को। अगर हम वहाँ पर, अभी बीच में कंपलसरी वोटिंग की बात हुई थी, 21-22 देशों में इस तरह का कंपलसरी वोटिंग है, उसके प्रोस कॉन्स हो सकते हैं। भारतवर्ष में किया जाए या नहीं किया जाए, रावत साहब ने उसके बारे में कुछ बातें की, लेकिन मुझे लगता है कि हम शुरुआत तो यहाँ से करें कि पहले खुद तो वोट डालने जाएं। अभी जैसे इस बच्चे ने कहा सरकार बन गई, कोई भी सरकार बनती है और फिर हम वोट डालने तो गए नहीं थे, लेकिन उस सरकार के काम काज पर टीका टिप्पणी सबसे ज्यादा करते हैं। तो मैं तो समझता हूं ऐसे लोगों को किसी प्रकार का कमेंट, ऑब्जर्वेशन, टीका टिप्पणी करने का अधिकार ही नहीं है, जो वोट डालने नहीं गए और बाद में 50 तरह के कमेंट करते हैं। सर जैसे कि हम समझ रहे हैं कि सर ने भी मेंशन किया कि अवेयरनेस किया जा रहा है, तभी भी जो वोटर टर्नआउट है वो कम ही आ रहा है सर, तो कमी कहाँ रह जा रही है? क्या इलेक्शन कमी में इलेक्शन कमीशन जो है उसमें कमी रह जा रही है आपके, या जो पार्लियामेंट है या जो गवर्नमेंट है उसमें कमी रह जा रही है? मैं बताता हूँ, कमी है हमारी सोच में। कमी यह है कि मैं नहीं गया वोट डालने तो क्या फर्क पड़ता है, एक ही आदमी ने तो वोट नहीं डाला ना, इतने लाखों हजारों लोग होते हैं। जब काम के साथ लगाव होता है तो यह स्थिति नहीं आती। और काम के साथ लगाव होने के मैंने कुछ उदाहरण दिए। सबसे बड़ा उदाहरण हम सबके सामने है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक छुट्टी नहीं ली, 24 घंटे में से 20 घंटे काम करते हैं, हमेशा सवेरे कहीं हैं, दोपहर कहीं हैं, शाम कहीं हैं। क्यों उनको थकान नहीं महसूस होती? क्योंकि देश के प्रति लगाव है, देश के सभी वासी उनके परिवारजन वो मानते हैं। तो जब इस प्रकार का अपनेपन का भाव, लगाव का भाव आता है तो हर काम एग्जीक्यूट होता है, और फिर बाकी तो संसाधन, साधन, ये सब सेकेंडरी बात होती है। जी। आपने बहुत अच्छा बताया इंपॉर्टेंस ऑफ द वोटिंग के बारे में, बट स्टिल इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी इन दिस मंथ मे देयर आर असेसमेंट्स एंड सेमेस्टर एग्जाम्स, most of the people are willing to go to their state and to vote, but what should we do? नमस्कार सर, मेरा नाम स्नेहा है। मेरा सवाल ये है कि बहुत लोग सोचते हैं कि एक वोट है तो उससे क्या होगा, तो उसके लिए कुछ विकल्प होने चाहिए, या फिर जैसे पॉलिटिकल कैंपेनिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए कुछ लिमिट्स होनी चाहिए। जैसे कि हमारे काशी प्रांत में 1 तारीख को वोट है, 1 जून को, और हम वोट देने जाएंगे। यहाँ से परीक्षा है उस समय, बीच में भी, तब भी, परंतु वहाँ गए और हमको पता चला कि हमारा वोट पहले से पड़ चुका है। क्योंकि हम बचपन में थे तो जाके जहाँ पे वोटिंग बूथ थी वहाँ पे देखते थे तो फेक वोट भी लोग करने जाते थे, जो प्रवासी लोग हैं उनके नाम पे दूसरा कोई वोट करके चला गया। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? पता चला हम गए और हमारा वोट कोई और डाल दिया है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इस टीवी शो का मेन एस्पेक्ट है कि हीट वेव एंड इलेक्शंस। फ्यू डेज बिफोर ऑल्सो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन गाइडलाइंस दिया है कि वोटर्स को क्या क्या मेजर्स लेना है, बट वाई डिड election commission not talked about the rallies which are affecting huge number of people who are participating in the rallies? चलिए, समय जो है समाप्त हो रहा है, मुझे बार बार कहा जा रहा है। रावत जी, कुछ सवाल है? देखिए, एग्जाम्स के साथ चुनाव ना हो इसके बारे में इलेक्शन कमीशन पूरी है, उसकी बाध्यता है संविधान के अनुसार कि जब भी किसी हाउस का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो उसके 6 महीने से ज्यादा पहले वो नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकता। तो चूंकि लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है तो उसके हिसाब से उन्होंने 16 मार्च को नोटिफिकेशन निकाला, और पहले से ही बोर्ड से सबसे कोऑर्डिनेट कर लिया था कि उनके एग्जाम कब हो जाएं और इलेक्शन कब हो, तो इसलिए उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज की कैंपेन में जो भी आदर्श आचरण संहिता है उसका पालन कड़ाई से हो, यह भी इलेक्शन कमीशन सुनिश्चित करता है और कोशिश करता है कि पूरी तरह से उसमें न्यूट्रल रह के, एब्सोल्युटली ऑब्जेक्टिव रह के कार्रवाई हो जाए।
तीसरा जो आपने कहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, मुझे भी ऐसे आशा है कि बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब कम लोगों ने एनरोल किया है तो वो तो बिल्कुल सिंसियर होंगे कि वोट डालने जाएंगे ही। बाकी इलेक्शन कमीशन ने जो सुविधाएं दी हैं, जो प्रयास किए हैं कि इस गर्मी को बीट करने के लिए, सारे प्रयास काम आएंगे और मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ भी सकता है। अंतिम टिप्पणी, क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास समय भी है और हमारे पास बहुत सारे चरण बाकी हैं। मैं समझता हूं कि मैंने बीच में बात की पर्सुएशन की, इसको मैं जोड़ना चाहूँगा। व्यक्तिगत स्तर पर घर में यदि कोई परिवार में समारोह होता है, हम उसमें शामिल होते हैं। समाज के अनेक अलग अलग वर्ग पूरे साल कुछ ना कुछ उत्सव मनाते हैं, उसमें हम सब शामिल होते हैं। यह देश का, पूरे देश का मिलाकर एक बड़ा उत्सव, बड़ा पर्व, महा उत्सव है, महापर्व है। इसमें भी हम जैसे परिवार के उत्सव में शामिल होते हैं, समाज के उत्सव में शामिल होते हैं, इसमें भी हम पूरे उत्साह के साथ शामिल हों और इस पूरी प्रक्रिया में को एक सफल बनाए। चुनाव आयोग, पूरी मशीनरी इसमें बहुत बहुत मेहनत करती है, तो उसकी सफलता का मापदंड हमारा वोटिंग परसेंटेज है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में हमारा योगदान हो, तो केवल मैं यही संदेश बच्चों को देना चाहूँगा और उनसे अनुरोध भी करना चाहूँगा कि उस दिन घर में ना बैठें, छुट्टी ना मनाएं, पिकनिक ना समझें, खुद भी जाएं, दूसरों को भी प्रेरित करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी व्यवस्था में ऐड ऑन करना चाहते हैं, व्यवस्था में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो यही एक माध्यम है लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान करना। ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्र पर पहुंचे, मतदान के अधिकार का प्रयोग करें और वो जो व्यवस्था आप एक देश में या फिर विकसित होने वाले देश में देखना चाहते हैं, वो बदलाव आपको नजर आएगा। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ओपी रावत जी वर्चुअली हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और धन्यवाद जनता जनार्दन का। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।